हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन और हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 के कुछ क्वेश्चन और 7.1 के और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था लेक्चर नंबर 1 में। अगर किसी ने वो इंट्रोडक्शन स्किप कर लिया है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज आप लोग वो इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्ट अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो तो उससे आपका जो नॉलेज है ना वो अधूरा हो जाता है। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे बट आपका नॉलेज जो है ना वो अधूरा होता है। तो प्लीज ऑलवेज ट्राई कि आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स करो और उसके बाद आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये इनवर्स प्रपोर्शन होता क्या है। सपोज करो कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स लेते हैं। सपोज करो एक्स एंड वाई आर अवर टू वेरिएबल्स। सपोज करते हैं कि एक्स जो है वो क्या है, प्राइस है। एक्स डिनोट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड वाई जो है वो डिनोट करता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि ये जो प्राइस और डिमांड है ना वो क्या है, इनवर्स वेरिएशन में है, यानी कि इनका इनवर्स रिलेशन है। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर देखो किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। जैसे कि बीच में अभी जो टमाटर है उसके दाम बढ़ गए थे तो उसकी डिमांड कम हो गई थी, मतलब कि उसकी जो सप्लाई है ना वो कम हो जाती है, फिर लोग खरीदते नहीं है क्योंकि प्राइस ज्यादा हो जाता है इसलिए। तो यानी कि अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे ही अगर किसी का दाम कम हो जाता है, यानी कि प्राइस अगर कम हो जाएगी तो फिर क्या हो जाता है, उसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। तो ये जो रिलेशन है ना उसको ही हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स वेरिएशन। यानी कि ये जो प्राइस और डिमांड है उसके बीच में इनवर्स वेरिएशन है। ओके, अगर एक बढ़ रहा है तो उसके कंपेयर में दूसरा कम हो रहा है, इसका मतलब दैट इज अ इनवर्स वेरिएशन। या फिर वैसे ही उल्टा समझो, मतलब कि उसका दूसरा वे ऐसा है कि अगर एक कम हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा बढ़ रहा है तो इसको भी इनवर्स वेरिएशन बोला जाता है। तो अगर सपोज करो एक्स एंड वाई हमारे इनवर्स वेरिएशन में है, एक्स और वाई जो है वो इनवर्स वेरिएशन में है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसको क्या रीड करोगे, फिर से एक बार फटाक से बोलो, इसको क्या रीड करोगे, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। कोई कोई बच्चे क्या बोलते हैं, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। नहीं, 1/y नहीं बोलना है आपको, उसको क्या बोलना है, y बोलना है। मतलब एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y ही बोलना है। ठीक है, जैसे अगर x और y डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, या इसको डायरेक्ट वेरिएशन को ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिकली, बट ये इनवर्स वेरिएशन को लिखने का तरीका है। तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बोलोगे। ठीक है, और अगर आपको ये जो अल्फा वाला साइन है वो अगर हटाना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू k अपॉन y। सो देयरफॉर अगर आप यहां से k की वैल्यू निकालोगे, k जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये y डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज x इंटू वाई इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर हमको क्या मिल गया, k इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है जो हमको बहुत काम आने वाला है। और जो k है, k को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो हम लोग फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 7.2 में हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इनवर्स वेरिएशन के ऊपर होंगे। इनवर्स वेरिएशन को कैसे लिखते हैं, फिर ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, ये जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 7.2 देखो क्या दिया है हमको। The information about the number of workers and the number of days to complete a work is given in the following table. Complete the table.
ओके, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, देखो सपोज करो कि हम ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना इसको x ले लेते हैं और जो नंबर ऑफ डेज है टू कंप्लीट द वर्क उसको y ले लेते हैं। जैसे कि देखो ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है यानी कि ये जो x है नंबर ऑफ वर्कर्स और जो y है दैट इज नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ये दोनों जो हो गए ना वो इनवर्स वेरिएशन में हो गए। कैसे, क्यों, देखो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इनवर्स वेरिएशन है कि डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर आपको यही नहीं समझेगा तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जब भी क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ अपने एग्जाम में तो पहले तो ये समझो कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे कि देखो x क्या डिनोट करता है, पहले वो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे लेट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोग ने ना ही हमको बोला है कि x क्या है y क्या है, तो वो हमको ही लेना पड़ेगा। तो लेट अस टेक x क्या डिनोट करता है, x डिनोट करता है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर सपोज करो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर पे ना काम चल रहा है, आपके घर पे ना रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतने जल्दी वो काम खत्म हो जाएगा, मतलब उतने जल्दी आपके घर का काम खत्म हो जाएगा। मतलब अगर नंबर ऑफ वर्कर बढ़े, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्रीज हुए तो जो डेज लगेंगे कंप्लीट होने को काम को वो कम लगेंगे, है ना। मतलब नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क वो कम लगेगा। तो यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज भी कम लग रहा है खत्म होने को काम। और अगर मान लो उल्टा कि अगर मान लो कि वर्कर्स बहुत कम है, अभी एक ही इंसान है जो आपके पूरे घर का काम कर रहा है रेनोवेशन का, तो उसको उतना दिन ज्यादा दिन लगेगा वो कंप्लीट करने के लिए काम, है ना। तो मतलब ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क ये दोनों इनवर्स वेरिएशन में है। तो पहले आपको ये समझना था कि ये इनवर्स वेरिएशन है इनके बीच में, ठीक है। तो x डिनोट करेगा नंबर ऑफ वर्कर्स एंड y क्या डिनोट करेगा, मैं थोड़ा सा फुल फॉर्म में लिख रही हूँ, तो y डिनोट करेगा नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क। देखो मैं यहां से ही देख के लिख रही हूँ, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क। अब हमको पता चल गया कि ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है। तो अभी जैसे कि हमको पता है कि दे बोथ आर इनवर्स वेरिएशन, तो हम ऐसे लिखेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ओके, ये है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और उसके बाद k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की एक वैल्यू निकालेंगे। पहले तो देखो, पहले आप अच्छे से समझना क्वेश्चन को और अच्छे से समझते। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 30 है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 30 है तो कितने दिन लगेंगे काम खत्म होने को, 6 दिन में वो काम पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, अभी देखो जैसे 30 से गिर के नंबर हो गए, हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए 20, मतलब कि नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो गए। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो गए तो मतलब जो दिन है वो ज्यादा लगेंगे कंप्लीट होने को, है ना। तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गया। तो यानी कि ये इनवर्स वेरिएशन है, यहां से भी समझ में आ रहा है। तो अगर 30 वर्कर है तो काम 6 दिन में खत्म हो जाएगा, अगर 20 वर्कर है तो काम 9 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, कितने वर्कर्स लगेंगे अगर हमको काम 12 दिन में खत्म करना है, तो पहला ये फाइंड करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि अगर मान लो 10 वर्कर है हमारे पास तो कितने दिन में काम खत्म होगा वो बताओ। और नेक्स्ट क्या फाइंड करना है कि अगर 36 डेज है हमारे पास तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे, अगर 36 डेज में काम खत्म करना है तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे, तो वो सब फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, पहले तो हमने समझ लिया कि ये इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अभी हम लिखेंगे x इज इक्वल टू k अपॉन y। ओके, तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो एज यू ऑल नो कि जब भी इनवर्स वेरिएशन होता है तो k की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई होता है। अब ये तो मैंने ऑलरेडी पीछे आपको करके दिखा दिया था कि y जो डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू k मिलेगा। तो दैट इज k इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसको हम बोलते हैं दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सारे वैल्यूज हम यहां पर ही पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, के कांस्टेंट्स निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि अगर x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 60। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ x यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 30 है तो जो हमारा काम है वो 6 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको k कांस्टेंट मिल जाएगा। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 6।
तो 30 इंटू 6 करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 3 6 18 और एक 0, तो ये आ गया k की वैल्यू। और यहाँ पे ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो दिस इज अवर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो बहुत ही काम आने वाला है अभी आगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे जो हमको करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये वाला, तो नंबर ऑफ वर्कर इज क्वेश्चन मार्क व्हेन डेज इज इक्वल टू 5। मतलब कि अगर हमारे पास डेज है, मतलब जो डेज है, नंबर ऑफ डेज जिसमें काम खत्म हो जाएगा वो 12 है, तो मतलब कितने नंबर ऑफ वर्कर्स लगेंगे वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नाउ हमारे पास सबसे पहला हमारे पास है y इज इक्वल टू 12, डेज है 12 और k हमारे पास 180 है, तो x की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है। तो ये तीनों वैल्यू को आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है ना इसमें पुट करने का। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन जो है वो है x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास, k की वैल्यू है 180, तो इसके नीचे 180 पुट करेंगे, इज इक्वल टू x क्या है, x पता नहीं वो फाइंड करना है, इंटू y क्या है हमारे पास 12 है, तो 12 लिख दो। तो चलो हम लोग अभी फाइंड करते हैं। तो 180 ये डिवाइड में आ जाएगा 12, तो ये डिवाइड में आ गया 12 इज इक्वल टू x। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं इधर बाजू में लेती हूँ, 180 है और डिवाइड में 12 है ना। पहले देखो ये दोनों नंबर जाने वाले 6, मैं बड़े नंबर से ही काट देती हूँ 6 के टेबल से। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 0 ज़ा 0। अभी 2 के टेबल में 30 जाता है, ये आपको पता ही है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, तो 2 5 ज़ा 10, यानी कि x इज इक्वल टू मिल गया, दैट इज x इज इक्वल टू 15 मिल गया। मतलब कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स लगेंगे वो कितने लगेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स लगेंगे 15। तो जो हमको आंसर मिल गया है यहाँ पे मिला है 15, यानी कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे 15 हो गए 15, तो वो जो काम है वो 12 दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। ये आंसर मिल गया, आपको लास्ट में क्या करना रहेगा, ये जो टेबल है ना उसको रीराइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 कर लेते हैं हम लोग, यानी कि टेबल फिर से रीड्रॉ करके उसके ऊपर जो आंसर मिसिंग है वो आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। चलो अभी आते हैं, अभी क्या दिया है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 10 है, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 10 है तो y यानी कि हमारा जो डेज है, यानी कि नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे काम खत्म होने को वो कितने लगेंगे वो फाइंड करना है। तो यानी कि वी हैव x का वैल्यू, ध्यान से देखना, आपको लिखना कैसे वो ध्यान से देखो। अगर हमारे पास क्या है, मैं पीछे लिख देती हूँ, अगर हमारे पास हो जगह नहीं है इधर, ठीक है कोई बात नहीं, इधर लिख देते। अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, मैं सेकेंड वन कर रही हूँ, अगर x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, मैं भूल गई, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 10 थे, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास क्या है 10 है, तो y की वैल्यू क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। और हमारा जो कांस्टेंट है k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो कितना था, आई थिंक उसकी वैल्यू हमको मिली थी, कितनी मिली थी, 180 मिली थी, तो 180 मिली थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है इसमें हम लोग ये सारे वैल्यूज अभी पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो ये हो गया 180। सो हमारा जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है दैट इज गिवन बाय k इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करते। तो k इस बार है 180 इज इक्वल टू, इस बार x की वैल्यू है 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी पता नहीं, लेट्स सी। ओके, तो ये हमारा 10 मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो 180 मल्टीप्लाई में जो 10 है वो डिवाइड में आ जाएगा 10 इज इक्वल टू वाई। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब 18/1 बचा, 18/1 मतलब 18। तो देयरफॉर हमको y की वैल्यू मिल गई 18। यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स 10 है तो इसका मतलब वो 10 वर्कर को कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने के लिए, 18 दिन लगेंगे। ठीक है, अब फाइंड करते हैं लास्ट वाला कि अगर नंबर ऑफ डेज है 36, मतलब y की वैल्यू अगर 36 है तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे, लेट्स सी। तो अभी हमारे पास है y की वैल्यू, तो देखो अभी दूसरा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इफ हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है 36 और हमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, और k की वैल्यू जो थी वही रहेगी, दैट इज 180। सो हमारा जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है k, तो k इज गिवन बाय x इंटू वाई। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो k हो जाएगा 180 इज इक्वल टू x हमको पता नहीं इंटू y है 36। तो चलो, तो 180 है यहाँ पे, ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा 36 एंड दैट इज इक्वल टू x। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करो, देखो 180
डिवाइड बाय 36 है एंड दैट इज इक्वल टू x है। अभी अगर आपको 18 का टेबल आता है तो 18 1 और 18 2 डायरेक्ट हो सकता है, बट अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप 6 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे 6 6 36, 6 3 हो गया 18 और 6 0 0। फिर से 6 से करो, 6 1 6, 6 5 10। मतलब कि क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यानी कि देयरफॉर हमको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 5। यानी कि अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, अगर 36 डेज लग रहे हैं, इसका मतलब कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे वो क्या होंगे, 5 वर्कर्स होंगे। कम वर्कर्स है इसलिए ज्यादा दिन लग रहा है कंप्लीट होने को काम, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। आप पहले क्या करते हो, पहले आप बताते हो कि इनके बीच में इनवर्स वेरिएशन है, उसके बाद आप लोग एक इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालते हो, उसके बाद के कांस्टेंट निकालते हो, ओके। और फिर आपको यहाँ पे 3 बार ये चीजें करनी है, 1 2 3 टाइम्स आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो यहाँ पे एक्चुअली में ये है ना, इसको हम ट्विस्ट इधर ऊपर लेके आ जाते हैं, हाँ। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने पीछे ये वाला कंप्लीट किया, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो अच्छे से, फटाफट नोट डाउन कर लिया तो हमको सारे आंसर्स मिल गए हैं। लास्ट में आप लोग टेबल बना देना, फिर से रीराइट कर देना टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज डन। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे बोला है फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब के की बात कर रहे हैं, के फाइंड करना है हमको। एंड वी हैव टू फाइंड एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर ईच या फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, एक नंबर 1 कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। एंड वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आपको पता ही है। और यहाँ पे जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि सारे इनवर्स वेरिएशन के ये हमारे रिलेशन है। तो इनवर्स वेरिएशन का जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन होगा वो क्या होगा पता नहीं, बाद में देखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ अलग है। देखो इधर स्क्वायर है, इधर अचानक से देखो ऐसे स्क्वायर टपक गया है, इधर अचानक से स्क्वायर रूट टपक गया है। तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस आपको बोलूंगी कि आपको 2 चीजें करनी है। नंबर 1 आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी कि के फाइंड करना है, एंड नंबर 2 आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को लिखना है। अगर मैं आपको पहला वाला भी बता दूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाला क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। एंड हमको क्या बोला है कि अगर P की वैल्यू, अगर P की वैल्यू 15 है तो देन हमारे Q की वैल्यू क्या हो जाती है, Q की वैल्यू हो जाती है 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन बड़ा इजी होगा। नंबर 1 सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, देखो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनल यानी कि ये जो अल्फा का साइन है उसको हटाएंगे। उसको हटाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू K अपॉन Q। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, P इज इक्वल टू K अपॉन Q। तो यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे। तो K क्या हो जाएगा, P, यहाँ पे P है, ये डिवाइड में हमारा Q है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में Q हो जाएगा। तो दैट इज मल्टीप्लाई में Q इज इक्वल टू K। सो देयरफॉर हमको K की वैल्यू क्या मिल जाएगी, K इज इक्वल टू P इंटू K। और यही है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ओके। ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू तो अभी मिलेगी ना। तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो पहला पड़ाव हमारा कंप्लीट हुआ, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आप लेके आ चुके हो। अभी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है उसमें P और Q की वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके आपको K यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की रियल वैल्यू मिलेगी। तो नाउ वी विल पुट, नाउ जैसे कि हमको पता है कि इफ P की वैल्यू 15 है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इफ P इज इक्वल टू 15 देन Q इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी कि K भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर K इज इक्वल टू P के जगह पे 15 लिखो, इंटू Q के जगह पे 4 लिखो। तो 15 इंटू 4 करोगे तो आई थिंक आपको मिलने वाला है 60। तो ये हो गया आंसर हमारा। तो 60 यानी कि K इज इक्वल टू 60 और यही है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। दिस इज अवर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन।
तो दिस इज अवर आंसर। हो गया पहला वाला, देखो दोनों हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। मैंने बोला था बहुत इजी है, अगर आप बस एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा आपको प्रॉब्लम किधर होगा कि अच्छा मिस इधर देखो स्क्वायर है, मिस इधर देखो रूट है, स्क्वायर रूट है, क्या होगा, कैसे करेंगे। अरे बहुत ईजी है, रुक जाओ। अभी आते हैं और ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिखा है, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। देखो इसको कैसे रीड करते हैं, ऐसे रीड करते हैं, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, नहीं सॉरी w है, ओके, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w। और हमको क्या बोला है, व्हेन z अगर 2.5 है तो w हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, कोई बात नहीं। ये दोनों वैल्यू क्यों दी रहती है पता है, कांस्टेंट निकालने के लिए, यानी कि k निकालने के लिए। तो अगर z हमारा 2.5 है देन w कितना है हमारा, w हो जाता है हमारा 4, है ना, आई थिंक 4 ही था, नहीं 24 था, ठीक है 24। तो चलो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दो चीजें निकालनी है, याद है ना क्या निकालना है, वेरी गुड। चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w, तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज z इज इक्वल टू k अपॉन w, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी हम k की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जिसको हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बोलेंगे, तो ये w वहां पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर k की वैल्यू यानी कि k मिल जाएगा z इंटू डब्ल्यू, और यही है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसको क्या बोलोगे आप लोग, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तो मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में हम लोग z और w की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको k यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन में मिल जाएगा। तो नाउ हम लिखेंगे, नाउ अगर हमारे पास क्या है, z है 2.5, तो देन हमारे पास w की वैल्यू हो जाती है 24। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे k इज इक्वल टू, z के जगह पे क्या पुट करेंगे, z के जगह पे पुट करेंगे 2.5 इंटू डब्ल्यू के जगह पे क्या पुट करेंगे 24। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और आपको k यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। तो 2.5 इंटू 24 करते, तो 5 4 जा या 4 5 जा हो गया 20, 4 2 जा 8 9 10, ठीक है 10, और यहाँ पे 0, 2 5 जा हो जाएगा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, यानी कि 600 आया। लेकिन रुक जाओ, पॉइंट लगाना बाकी है, तो पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट है, मतलब पीछे से एक डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा देंगे। तो 60.0 मतलब 60 इज द आंसर, और ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। दिस इज अवर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी हमको मिल गया। चलो सेकेंड वन भी हमने कर लिया है। अब आते हैं हम लोग थर्ड वन। तो मैं थर्ड वन का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा। थर्ड वन भी इजी है, डोंट वरी, बहुत इजी है। ये तो हमारा वो थर्ड आ गया। एक्चुअली मैं थर्ड वन तो इसमें करने नहीं वाले, दूसरे वीडियो में करेंगे। ये वाला थर्ड वन करते हैं। तो यहाँ पे देखो थर्ड वन में क्या दिया है, यहाँ पे ये जरा ध्यान से देखना। अब आप बोलना मत मिस बहुत हार्ड है, ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। अरे बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको हम कैसे रीड करते पहले देखो। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके, ज्यादा कुछ नहीं, क्या बोलोगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो बस स्क्वायर बोल दो। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन में टी स्क्वायर है ना, इसलिए हम लोग इसको रीड करते हैं s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर ऐसे होता तो ऐसे रीड करते, अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता ना तो ऐसे लिखते हैं, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसको रीड करते हैं s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसको रीड करते हैं s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसा करते थे वैसा ही करो, बस एक स्क्वायर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू k अपॉन टी स्क्वायर, k अपॉन टी स्क्वायर। अभी यहाँ से k की वैल्यू निकालो, k क्या हो जाएगा s इंटू, ये हमारा डिवाइड में है टी स्क्वायर, उधर गया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर हम लोग k की वैल्यू हमको मिल जाएगी s इंटू टी स्क्वायर, और यही है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आप बोलोगे मिस आ गया आंसर, यही था? हाँ बाबा यही था। तुम लोग है ना खाली फोकट इसको कॉम्प्लिकेट करते हो, एक्चुअली में इजी तो बहुत है। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ऑब्वियसली, हमने क्या ही किया है, सेम वैसे के वैसे लिखा है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन, अगर हमारे पास क्या है, इफ
s इज इक्वल टू व्हेन s इज इक्वल टू 4 तो हमारे पास देन t क्या हो जाएगा, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा हमारा 5। ये दोनों वैल्यू आपको दी है। अब ये दोनों वैल्यू जब यहाँ पे आप पुट करोगे ना तो आपको k यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम लिखेंगे k इज इक्वल टू s के जगह पे क्या पुट करोगे, s के जगह पे पुट करोगे 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब t के जगह पे क्या पुट करोगे 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा बस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे आपको ये स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो t की वैल्यू पुट की 5 और 5 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो k की वैल्यू क्या आएगी, k इज इक्वल टू 4 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 25 इंटू 4 करोगे तो आपको मिलेगा आई थिंक 100, है ना। 25 इंटू 4, हाँ 100 मिलेगा। तो यानी कि k की वैल्यू हो गई 100 और यही है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये रहा हमारा थर्ड वन का आंसर, इजी हो गया। चलो अभी फाइनली हम फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ वन में क्या आएगा ना, स्क्वायर रूट आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, सब सेम है, वैसा ही है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, जैसे कि मैं आपको बोलती आती हूँ, ठीक है। चलो फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ वन भी सेम इजी होगा। स्टार्ट करें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको रीड कैसे करोगे, इसको रीड करोगे, इसको बोलते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। क्या बोलोगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। और हमको क्या दिया है यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू क्या रहेगी, 9 रहेगी, तो हमको दो चीजें करनी है। नंबर 1 इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है और k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। ओके, k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। अभी क्या करेंगे, इधर से k का वैल्यू निकालेंगे तो x ये डिवाइड में है, स्क्वायर रूट ऑफ y उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू k। सो देयरफॉर हमको k की वैल्यू मिल जाएगी x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y। तो यही है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमको k यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे इफ अगर x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू क्या है, 9 है। देखो इधर लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 9 है, तो k यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा वो फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर k इज इक्वल टू x के जगह पे क्या पुट करोगे, x के जगह पे पुट करोगे 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y कितना है, y है हमारे पास 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखो। मतलब देखो x के जगह पे 15 लिखा, y के जगह पे क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू 9 है और स्क्वायर रूट तो रहेगा ही ना बाबा। आप बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो, याद रखो ये, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। k इज इक्वल टू 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 दैट इज k इज इक्वल टू 15 3 करोगे तो मिलेगा 45। तो ये रहा हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k मिल गया हमको कितना, 45। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इससे इजी क्वेश्चन तो और कुछ हो ही नहीं सकता, इतना इजी क्वेश्चन था ये। तो ये हो गया हमारा थर्ड वन और फोर्थ वन। आप आराम से इसको अच्छे से देख लो, कैसा लग रहा है मुझे बताओ। और ये रहे फर्स्ट और सेकेंड वन, फर्स्ट और सेकेंड वन इधर है, ये फर्स्ट वन था, इसके नीचे है सेकेंड वन, ये फर्स्ट और सेकेंड वन है, ये है हमारा थर्ड और फोर्थ वन। बहुत ही अच्छे से मैंने करवाया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग ट्राई करो, कैसा है वो मुझे ज़रूर बताना, ओके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रेस्ट बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लगा के क्वेश्चन नंबर 6 तक, वो इसके लेक्चर नंबर 4 में आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।